अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करनी है जो कि मेरे लिए भी नई है और आपके लिए भी नई होगी। एक ऐसी दरियाफ्त हो गई है जो कि हुई तो एक्सीडेंटल है। और आपको पता है कि साइंस के अक्सर जो दरियाफ्तें हैं या इजादात हैं वो एक्सीडेंटल ही होती हैं। हुआ कुछ यूं कि मैंने जैतून का बीज स्टोर किया हुआ था एक दोस्त के फार्म पे। अब हुआ ये कि उसने बकरियों का फार्म बनाया हुआ था, तकरीबन कोई 150 के करीब 149 बकरियां थीं। और उसका गोदाम जो था वो उस फार्म के अंदर था। और पीछे से एक जाली लगी हुई थी, अ, हवा की क्रॉसिंग के लिए, समझे विंडो लगी हुई थी। अच्छा, हुआ ये कि इस साल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है। मेरा अपना भी बकरियों का फार्म है, 113 बकरियां मेरे पास भी हैं। तो अब हुआ ये कि मेरा वज़न जो है वो बकरियों का बजाय बढ़ने के वो सर्दियों में अक्सर कम हो जाता है, तो मेरा भी वज़न कम हो रहा था। यानी एवरेज जो वेट था, जो कि हम हर 15 दिन बाद उसका करते हैं, तो उसमें बजाय बढ़ने के वो मेरा जनवरी के महीने में 6 किलो वज़न कम हुआ। एवरेज सारे बकरों का जब हमने कैलकुलेट किया, तो इससे मेरे जो दोस्त है इसकी बकरियों का वज़न बजाय कम होने के वो बढ़ गया। और एवरेज जो उसकी आई वो तकरीबन, मैंने नोट की हुई है, वो 195 ग्राम पर बकरी ने वज़न गेन किया एक महीने में। यानी पर डे का जो हमने निकाला, 195 ग्राम पर डे के हिसाब से वज़न गेन कर रही थी। यानी उसको हमने जब 30 पे तकसीम किया, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है, इसकी बकरियों ने कैसे वज़न बढ़ाया। और बाकी जितने मेरे, क्योंकि मेरा टीएमआर जाता है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, तो बाकी टीएमआर जो है जहाँ पे मैं डाल रहा था, तो उनका वज़न नहीं बढ़ा। किसी का बढ़ा तो बहुत मामूली, और अक्सर का तो कम हो गया, मेरा अपना कम हो गया। फिर मैंने उसके फार्म पे बैठना शुरू किया। मैंने कहा भाई, आज मैं तुम्हारे फार्म पे हूँ, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देखता हूँ। तो जब मैं उसके फार्म पे बैठा तो मुझे पता चला कि वो बकरियां जो हैं उसके पीछे जाली उन्होंने फाड़ ली है, और वो जाके जैतून का बीज खा रही थी। जब गोदाम का ताला खुलवाया गया तो पता चला कि तकरीबन कोई 100 किलो के करीब जैतून जो है वो गायब हो चुका है, और बोरियां फट चुकी हैं और वो बकरियां खा चुकी थी। अब मुझे समझ आई कि वो बकरियों ने वज़न कैसे किया। अब ये जो बकरियां अंदर जाती थीं, ये थोड़ा थोड़ा जैतून, और मज़े की बात यह है कि सारी इकट्ठी नहीं जा रही थी, दो दो तीन तीन लाइन बना के अंदर घुस जाती थी। वो बाहर आती थी तो दूसरी घुस जाती, क्योंकि जगह अंदर कम थी, अंदर सिर्फ 3 से 4 बकरियां खड़ी हो सकती थी। अब जब मैंने ये सारी रिसर्च की कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो क्योंकि जैतून के बीज में 25% तो तेल है, और बाकी जो उसका कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कंटेंट्स भी बहुत हाई है, प्रोटीन भी मुनासिब मिकदार में मौजूद थी। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि इसका एनालिसिस किया जाए सारे इस जो सिनेरियो का है। तो फिर मैंने वो बीज जो है वो एक डेयरी फार्मर को दिया, और आज उस डेयरी फार्मर ने मुझे रिपोर्ट दी है कि मेरा जो दूध है उसकी फ़ैट जो है वो 32% फैट बढ़ गई है दूध में, और 20% दूध बढ़ गया है 15 दिनों में। तकरीबन 15 दिन भी, आज 11 तारीख है। तो अब सोच तो मैं पहले ही रहा था, लेकिन अब तो मैं इस पे बाकायदा प्रैक्टिस करूँगा, और आप लोगों को भी कहूँगा कि आप भी, अगर आप डेयरी फार्मर हैं या आप बकरी फार्मर हैं, तो आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। प्रैक्टिस क्या है कि टीएमआर, अच्छा टीएमआर में क्योंकि ऑयल कंटेंट्स कम होते हैं, इसमें ज़्यादा लूसन खुश करके डाला हुआ है, तो लूसन के चारे में फ़ैट तो नहीं होती।
और बाकी मकई है और ये वो, तो उनमें भी कोई ज़्यादा फैट मौजूद नहीं होती। अब अगर वनडे की कीमत को देखा जाए तो वनडे की कीमत तकरीबन 100 रुपये है और जैतून की कीमत 120 रुपये किलो है। तो अगर 10 किलो TMR के साथ 2 किलो जैतून डाल दी जाए तो मेरा ये ख्याल, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन की ना कि हम उनको TMR वो बकरियां कितने खा रही थी, उसके बाद उन्होंने एक महीने में तकरीबन 100 किलो यानी 1 किलो उन्होंने जैतून ना 2-3 किलो बना तकरीबन 3.5 किलो, तो 3.5 किलो रोज़ाना उन्होंने खाया और उनका वज़न बढ़ता गया। अब इस जैतून को ज़्यादा खा भी नहीं सकती क्योंकि ऑयल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनकी भूख जल्दी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप हलवा खा लें तो थोड़ा सा हलवा खाने से या बर्फ़ी की एक डली खाने से एनर्जी कंटेंट्स पूरे हो जाते हैं और बंदे की भूख मर जाती है। बकरियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो पहले से भी मेरी सोच तो ये थी कि क्योंकि हमारे जो इंसान हैं, इंसानों को जब मैं जैतून का तेल या उसके बीज को कहता हूँ भाई ये इस्तेमाल करें, तो वो तो कहते हैं जी तेल जो निकलेगा वो बिकेगा कहाँ। हालांकि रोज़ाना तेल खुद वो खाते हैं और वो गंदा तेल खाना पसंद करते हैं और आदी हो चुके हैं। ज़ाहिर है एक दफ़ा एक वो वाक़या है कि एक जो था ना सेंट्री वर्कर, या यूँ कह लें कि जिसको कहते हैं ना जो टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, फुजला इंसानी फुजला फेंकते थे पहले, तो वो परफ्यूम की फैक्ट्री में चला गया तो बेहोश हो गया। तो लोगों ने कहा भाई तो किसी सियाने ने बताया कि नहीं भाई इसको फुजला सूंघाओ तो ये फिर उठेगा। तो अब इधर भी सूरत ये है कि फुजला खाने वाले लोगों को जब जैतून दी जाएगी तो वो क्या उसका कदर कैसे करेंगे। जिसका जिक्र कुरान पाक में है, उसकी अफादियत कुरान पाक गवाही दे रहा है, तो उससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगी। लेकिन लोग कहते हैं जी इस्तेमाल करूँगा, ये हम तो कैनोले का तेल खाते हैं जी, हम तो पाम ऑयल खाते हैं, हम तो जनाब सनफ्लावर का तेल खाते हैं। भाई वो तेल कहाँ और जैतून का तेल कहाँ। यानी ज़िंदगी दाव पे लगा के तो ये तेल खाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे कन्फर्म बात है कि हर बंदा हार्ट पेशेंट बन जाता है, जबकि जैतून का तेल जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो खैर चलें, जो आप मर्ज़ी आपकी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे ये बताया कि हमारी आवाम से ज़्यादा अक्लमंद तो बकरियां हैं, जिन्होंने खुद अंदर से सुरंग बना के तो जाके खाया और वज़न भी बढ़ा लिया। और इस बंदे की जो बकरियां हैं 150 बकरियों में से एक बकरी की भी मौत नहीं हुई, जबकि मेरे अपने फार्म पे 4 बकरियां ज़ाया हो गई सर्दी की वजह से, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी फीड उनको मिल रही थी। वो जैतून खा रही थी, चाहे थोड़ा थोड़ा खा रही थी, हो सकता है 50-50 ग्राम खा रही हूँ, एक हिस्से में इतना ही आ रहा होगा। अब कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता कि सारी बकरियां अंदर घुसी या, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है अब हमारे इजाज़त के बगैर अंदर जा रही थी और छुप छुपा के खा रही थी। तो ये जो है चीज़, ये एक मेरे लिए एक नई दरियाफ्त थी। आल्दो कि ये एक हादसा था, लेकिन अगर कोई और होता शायद तो वो इतनी बारीक बीनी में ना जाता। लेकिन मुझे इसलिए जाना पड़ा कि मैं देखूं तो सही कि मेरे से बेहतर मेरा फार्मर जो है, जो मेरा शागिर्द है, उसने मेरे से बेहतर कैसे परफॉर्म किया। तो मैंने जब उसकी तय पे पहुंचने का फ़ैसला किया तो जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि जैतून का जो बीज है वो इंतहाई मुफीद है जानवरों के लिए। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान कुछ बकरियां, यानी जितनी भी बकरियां हीट में आईं वो सारी ही तकरीबन प्रेग्नेंट हो गई हैं। यानी इसका मतलब यह कि फर्टिलिटी भी, अरबियों की आपको पता है कि फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। वो चलें खैर वो बाद में। तो अब ये है कि ये जानवरों ने जब खाया तो उनकी जो प्रेगनेंसी रेशो थी वो भी बढ़ गई, फर्टिलिटी रेशो भी बढ़ गई, वज़न भी बढ़ गया, जानवर मरे भी नहीं हैं और हशाश बशाश थे। हालांकि मैं अपने फार्म पे रात को रोज़ाना आग जलवा रहा था और उसके फार्म पे आग नहीं जली और मेरे से वो
6-7 किलोमीटर दूर है मेरे फार्म से। तो इस चीज़ ने साबित कर दिया कि ये जानवरों के लिए भी बहुत मुफीद है। और क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन काफ़ी है, इस बीज की मेरे पास ज़ख़ीरा काफ़ी है, तो मैंने ये सोचा है कि इंसान तो जब तक अडॉप्ट करेंगे वो करेंगे, कुछ जो समझदार हैं वो तो अभी से वो डीलरशिप ले रहे हैं और कर रहे हैं, हो तो जाएगा जल्दी। लेकिन तब तक क्या मैं बीज स्टोर करके रखे रखूँगा? नहीं, मैं ये एनिमल फीड में इस्तेमाल करूँगा। और आप भी मेरे से खालिस बीज लेके TMR में मिक्स कर लें, या जो भी वंडा आप पहले डाल रहे हैं उसमें डालें, और उसके बाद रिज़ल्ट देखें कि कितने अच्छे आते हैं और आपके जानवर जो है वो कितना तेज़ी से वज़न करता है। बेशक आज ही या कल से ही आप ये लें और अपने जानवरों को डालें, और 1 हफ्ते बाद मुझे रिज़ल्ट बताएं। 1 हफ्ता नहीं तो 15 दिन के बाद, जब भी आप ज़ाहिर करते होंगे, उसकी सैम्पलिंग तो करते होंगे, उसके बाद मुझे बताइएगा कि मैं गलत कह रहा था। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और हमारे लिए तो ये सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल। लेकिन बाकी सुन्नतों पे तो हम जान दे देते हैं, लेकिन इधर जब इसको इस्तेमाल करने की बारी आती है तो हम कैनोला और पाम और सनफ्लावर और इस तरह के तेल ढूंढते हैं। खैर चलें, वो तो एक अलग चैप्टर है। अब यह है कि मैं आज से ये ऐलान कर रहा हूँ कि आपको अगर जैतून का बीज चाहिए, और अपने जब बकरियों के लिए ख़ास तौर पे, अच्छा यहाँ पे ये भी बात बता दूँ कि गाय को हमने ये ग्राइंड करके दिया, मकई में इसको आधा मकई आधा जैतून का बीज ग्राइंड किया और फिर उनको खिलाया गया। लेकिन बकरियों को ग्राइंड करके खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पोल्ट्री को ग्राइंड करके खिलाने की ज़रूरत है। पोल्ट्री के अंदर गिज़र्ड में ये एक खासियत होती है कि वो पत्थर को भी ग्राइंड कर लेती है। अगर सिर्फ आधा घंटा उंगली पोल्ट्री के गिज़र्ड में रहे तो ये उंगली की हड्डी को भी वो रगड़ के पाउडर बना सकती है, इतना पावरफुल होता है उसका, जिसको आप पोटा कहते हैं। अच्छा, अब बकरियां भी क्योंकि चने को भी वो खुद ही तोड़ लेती हैं, उनका जबड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इसको आसानी से क्रश करके तो इसको हज़म कर लेती हैं। गाय में ये खासियत नहीं है इतनी, इसलिए उसको हमें ग्राइंड करके डालना होगा। तो अगर आप, अच्छा पहले मैं ये कहता था कि मेरे से अक्सर लोग पूछते थे कि ये TMR जब डालेंगे तो इसके साथ गाय या भैंस को कुछ और डालने की ज़रूरत पड़ेगी? तो मैं कहता था कि अगर तो 8 लीटर तक आपका दूध देती है तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर उससे ज़्यादा दूध देती है तो फिर आपको कोई और चीज़ हाई एनर्जी फीड चाहिए होगी। तो हमारे यहाँ फ्रीजियन जो हैं वो हाई एनर्जी फीड लेती हैं, और हम उनके ऑयल कंटेंट्स पूरे नहीं कर पाते फीड की वजह से, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो लो आती है। यानी अगर आप अमेरिका से फ्रीजियन कॉ मंगवाते हैं तो वहाँ अगर वो 45 लीटर दे रही है तो जैसे ही लाहौर उतरती है तो वो 28-30 पे आ जाती है, क्योंकि हम उसको खुराक जो है वो हाई एनर्जी नहीं दे पाते। क्योंकि जैतून हाई एनर्जी फीड है, और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए, और ये ऑयल जो है ये बैलेंस्ड है, यानी इसमें तमाम एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद हैं जो कि किसी भी जानदार को उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जैतून के तेल में क्योंकि लिनोलिक और लिनोलिक एसिड, लिनोलिक और लिनोलिक, मैं दो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, दो फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारे बच्चों में जो यादाश्त की कमी हो रही है, ये भी इसी वजह से हो रही है कि हमारे जो ऑयल हैं उनमें ना तो विटामिन A और D डाला जाता है, हालांकि ये वेजिटेबल ऑयल में ये डालना ज़रूरी होता है। और इसीलिए आप डालडा का कोई घी देखेंगे तो ऊपर लिखा होता है एडेड विद विटामिन A और D, यानी विटामिन A एंड D की एडिशन की गई है। अब पता नहीं की गई है या नहीं की गई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी जो छोटी कंपनियां हैं या घटिया कंपनी हैं वो तो कभी भी नहीं विटामिन A और D डालती। और इसी तरीके से इनमें लिनोलिक और लिनोलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी भी होती है। ये जो दोनों एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये आपकी मेमोरी को तेज़ करते हैं। आजकल लोगों की मेमोरी का ये हाल है कि वो
अभी पकड़ाएं तो बाद में पूछते हैं भाई तुम्हें ये चीज़ पकड़ाई थी, तो कहते हैं मुझे तो नहीं पकड़ाई, उनको याद ही नहीं होता। और एक वक्त वो था कि हमारे बुज़ुर्ग, या इवन मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ कि मैं मोबाइल नंबर लिखता नहीं था, ज़बानी याद हो जाते थे। अब तो खैर वीक हो गई है मेमोरी, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे एक क्लास फेलो थे, तो उनके पीट सेल नंबर उस वक्त ज़्यादा होते थे, तो वो अब भी मुझे ज़बानी याद है। तो वो जो मेमोरी है वो कितनी तेज़ थी। अब जो खुराकें हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो आजकल 20-20 22-22 साल के जो नौजवान मेरे पास आते हैं, काम सीखते हैं, ये करते हैं, तो उनकी मेमोरी मैं देखता हूँ कि इनको तो पता ही कुछ नहीं है, यानी याद ही नहीं रहता। मैं काम लिख के दे आता हूँ कि सुबह ये चाहे, तो सुबह तक वो बिल्कुल धुले होते हैं उनके दिमाग, उनको कोई याद नहीं होता कि मैंने कल क्या कहा था। तो ये सारा इन फैटी एसिड्स की कमी की वजह से होता है। अब कुछ चीज़ें मैंने असल में मैंने आज पोल्ट्री पे प्रोग्राम करना था, लेकिन ये क्योंकि मेरे पास एक ताज़ा रिपोर्ट आई और मैं सारा उसका कंप्यूटर पे बैठ के एनालिसिस कर रहा था कि कितने परसेंट फैट बढ़ी, कितने परसेंट दूध बढ़ा, वज़न कितना बढ़ा, बकरियों ने कैसे परफॉर्म किया, तो वो सारा मैंने उसको स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन लगा के, तो जब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वो सारा कैलकुलेट किया, तो मेरे पास ये बड़ी अच्छी एक टॉपिक था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।